नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्सपो का उद्घाटन। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश के रिश्तों में खटास। और दिल्ली में ओवैसी, नुपुर तथा यति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज। दिल्ली के प्रगति मैदान में एक्सपो शुरू किया गया है। ये 2 दिन चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की तस्वीर भी देश के सामने रखी। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश का पहला बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो देश में बायोटेक क्षेत्र के व्यापक विकास का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। ये एक्सपो भारत के बायोटेक सेक्टर की एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ का प्रतिबिंब है। बीते 8 साल में भारत की बायो इकोनॉमी 8 गुना बढ़ गई है। $10 अरब से $80 अरब तक हम पहुंच चुके हैं। भारत बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में टॉप 10 देशों की लीग में पहुंचने से ज्यादा दूर नहीं है। नए भारत की इस नई छलांग में बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल यानी बायरेक की बड़ी भूमिका रही है। बीते वर्षों में भारत में बायो इकोनॉमी का, रिसर्च और इनोवेशन का जो अभूतपूर्व विस्तार हुआ है, उसमें बायरेक का अहम कंट्रीब्यूशन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को बायोटेक क्षेत्र में अवसरों की भूमि माना जा रहा है। इसके मुख्य रूप से 5 कारण हैं, जिसमें विविध आबादी, विविध जलवायु क्षेत्र, प्रतिभाशाली मानव पूंजी, पुल, व्यापार करने में आसान की दिशा में प्रयासरत और जैव उत्पादों की मांग शामिल है। पिछले 8 वर्षों में हमारे देश में लगभग 60 विभिन्न उद्योगों ने स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 से बढ़कर 70,000 हो गई है। बायोटेक स्टार्टअप का आयोजन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किया गया है। इस एक्सपो की थीम बायोटेक स्टार्टअप आत्मनिर्भर भारत की ओर रखी गई है। यह एक्सपो उद्यमियों, निवेशकों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। मैं आप सभी को बायरेक के 10 वर्ष की इस सफल यात्रा के लिए, इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर अनेक अनेक बधाई देता हूं। यहां जो एग्जीबिशन लगी है, उसमें भारत के युवा टैलेंट, भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स, इनका सामर्थ्य और बायोटेक सेक्टर के लिए भविष्य का रोड मैप बहुत बखूबी, सुंदरतापूर्वक वहां प्रस्तुत किया गया है। ऐसे समय में जब भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव मना रहा है, अगले 25 वर्षों के लिए नए लक्ष्य तय कर रहा है, तब बायोटेक सेक्टर देश के विकास को नई गति देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जीबिशन में शोकेस किए गए बायोटेक स्टार्टअप्स और बायोटेक इन्वेस्टर्स और इंक्यूबेशन सेंटर्स नए भारत की एस्पिरेशंस के साथ चल रहे हैं। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो में 300 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें स्वास्थ्य देखभाल, जेनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रदर्शित किया गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट यूं करवट। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिए हैं। भाजपा से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 7 मंत्रियों ने पर्चा भरा है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत सभी 9 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि योगी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप खुद नामांकन करने नहीं पहुंचे। वे कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उनकी ओर से उनके प्रस्तावक ने नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। संख्या बल के हिसाब से भाजपा के सभी प्रत्याशियों का निर्वाचन तय माना जा रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो 20 जून को मतदान कराया जाएगा। सपा की ओर से स्वामी प्रसाद मौर्य ने बुधवार को ही नामांकन कर दिया था। सपा के बाकी 3 प्रत्याशियों ने भी नामांकन कर दिया। इस बार विधान परिषद की 9 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद भाजपा का विधान परिषद में बहुमत और बढ़ जाएगा। विधान परिषद में कुल 13 सीटें खाली हो रही हैं। संख्या बल के हिसाब से भाजपा को 9 सीटें और समाजवादी पार्टी को 4 सीटों पर जीत मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। दोनों पार्टियों ने अपने अपने संख्या बल के हिसाब से ही उम्मीदवार खड़े किए हैं। लिहाजा सभी 13 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के 1 महीने बाद ही भाजपा ने विधान परिषद में भी बहुमत हासिल करके इतिहास रच दिया था। भाजपा के स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से विधान परिषद की खाली 36 सीटों में से 33 पर जीत हासिल कर ली थी। इस तरह भाजपा का विधान परिषद की 100 में से 67 सीटों पर कब्जा हो गया था। भाजपा की ओर से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, JPS राठौर, दयाशंकर मिश्र दयालु, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दानिश आज़ाद अंसारी, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवर। हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। यहां ओवैसी, यति नरसिम्हानंद सरस्वती, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, शादाब, सबा नकवी आदि कई लोगों को भी आरोपी बनाया है। AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी को कथित भड़काऊ टिप्पणी करना महंगा पड़ गया है। ओवैसी की इस टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस की IFSO टीम ने उन पर FIR दर्ज कर ली है। इस FIR में डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती का नाम भी शामिल है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी के चलते भाजपा की पूर्व नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पुलिस ने समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के चलते लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घृणित संदेश से समूह को उकसाने और हानिकारक माहौल बनाने की कोशिश की गई है। दिल्ली पुलिस अब सोशल मीडिया पर झूठ फैलाने और भड़काऊ बयान देने वालों को लेकर सख्ती से पेश आ रही है। इसी के तहत नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, मौलाना मुफ्ती नदीम, अब्दुल रहमान, शादाब खान, सबा नकवी, गुलजार अंसारी, अनिल कुमार मीणा और पूजा शकुन के नाम भी शामिल हैं। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी के चलते भाजपा नेता नुपुर शर्मा के अलावा पुलिस ने कई व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इसमें कई सोशल मीडिया संस्थान भी शामिल हैं। नुपुर शर्मा और भाजपा नेता नवीन जिंदल द्वारा कथित भड़काऊ टिप्पणी करने के बाद खाड़ी के कई देशों ने विरोध जताया था। इसके बाद भाजपा ने दोनों को निलंबित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट यूग करवट। विधान परिषद चुनाव में सहयोगी दलों की उपेक्षा का आरोप समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर लगा है। इसमें अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर तो अपनी नाराजगी जता भी चुके हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं चारों लोगों को। मैं चारों लोगों को बधाई देना चाहता हूं और सहयोगियों को आने वाले समय में भी कोशिश करेंगे सबको साथ लेके चलें। गाजियाबाद के लोगों को गड्ढा मुक्त सड़कें जल्द ही मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नगर निगम ने एक स्पेशल मशीन खरीदी है। ये मशीन 10 से 15 मिनट के अंदर ही सड़क के गड्ढों को भर देती है। शहर की सड़कों पर अब ऑटोमेटिक मशीन गड्ढा मुक्त करेगी। यह मशीन गाजियाबाद नगर निगम ने हाल ही में खरीदी है। इस मशीन का उद्घाटन मेयर आशा शर्मा और नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने किया है। अब शहर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसका ट्रायल कविनगर जोन में एक सड़क का गड्ढा भरकर किया गया है। ट्रक माउंटेड पॉथहोल पैचिंग मशीन TPS वेलोसिटी प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार की है।
TPS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा यूके आधारित वेलोसिटी लिमिटेड के बीच एक जॉइंट वेंचर द्वारा मशीन भारत में ही निर्मित है। यह मशीन सामान्य तौर पर पाए जाने वाले गड्ढों को मात्र 10 मिनट में मरम्मत करके तुरंत ही सामान्य यातायात के लिए उपलब्ध करा देती है। इस मशीन की कार्यप्रणाली पूर्णतः ठंडे इमर्शन पर आधारित है, जिसके कारण इमर्शन को गर्म करने में इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा की बचत के साथ साथ किसी भी तरह का कार्बन पैदा नहीं करती है। यह पर्यावरण के पूर्णतः अनुकूल है। मशीन के द्वारा मरम्मत में इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री का क्यूरिंग टाइम मात्र 5 मिनट है, जिसके कारण यातायात में किसी बाधा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह मशीन मरम्मत के लिए एग्रीगेट तथा RS1 इमर्शन का प्रयोग करती है। गड्ढे की मरम्मत करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मशीन के साथ उपलब्ध पोर्टेबल प्लेट कॉम्पैक्टर के द्वारा मरम्मत किए गए गड्ढे की कंपैक्शन का प्रावधान भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। भाजपा की क्षेत्रीय मंत्री उदिता त्यागी ने खुद के प्रति झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। इस मामले में उदिता ने गाजियाबाद के जिला अधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी जान को खतरा भी बताया है। भाजपा महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर उदिता त्यागी ने एक पोर्टल पर उनका फर्जी आर्टिकल पोस्ट करने के विरोध में डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस पोस्ट के बाद से उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर धमकी मिल रही है। डॉक्टर उदिता त्यागी ने अपने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि एक पोर्टल द्वारा 5 जून को मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए असत्य बात लिखी गई है। अभी कुछ दिन पूर्व आपको यदि ज्ञात हो तो नुपुर शर्मा जी का एक एपिसोड हुआ, जिसमें कि करीब दुनिया भर के जिहादी, हम कहेंगे कट्टरपंथियों ने उन्हें सल्तनत से जुदा की धमकी दी और तरह तरह की चीज़ें हुई, जिसके बाद पार्टी ने कहा कि भाई ये हमारी जो लाइन है उससे बिल्कुल इतर है भाषण, और उन्हें स्पोक्स पर्सन से और पार्टी से हटा दिया गया। इसी दौरान पिछले करीब 6 दिन पूर्व मैंने भी एक वीडियो उनके समर्थन में डाला था, जिसमें कि हमने कहा कि भाई यदि पार्टी लाइन से वो बात करती है तो पार्टी बिल्कुल उचित उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सल्तनत से जुदा की जो बात है वो बिल्कुल किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। बस इसी ही वीडियो के बाद से मुझे लगातार धमकियाँ आना शुरू हुई, और एक पोर्टल है द वायर के नाम से, उन्होंने भाजपा के 10 नेताओं को इसमें इंगित किया है कि भाजपा के 10 लोग हैं जो कि इस्लाम और पैगंबर के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं। सबसे ख़राब बात इसमें यह है कि मेरा जिस घटना का इन्होंने इसमें उल्लेख किया है, ना तो उस घटना में मैंने मंच पर एक शब्द भी बोला, और उसमें उस कार्यक्रम में मैं एज अ गेस्ट थी। इसके अतिरिक्त मैंने कभी भी कहीं भी पैगंबर या इस्लाम के विषय में कहीं कोई टिप्पणी नहीं की है। तो आप समझिए कि ये लोग किस तरह से खास तौर पर भाजपा की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि उन्मादी कट्टरपंथियों की भीड़ उनके पीछे लग जाए। उन्होंने कहा कि जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है उस कार्यक्रम में उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। उदिता त्यागी ने कहा कि उन्होंने किसी भी मजहब या पैगंबर के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं की है, जिसका उल्लेख पोर्टल द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि जब से यह पोस्ट वायरल हुई है, उन्हें कटपाथियों द्वारा बलात्कार व परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि नुपुर को लगातार कट्टरपंथियों द्वारा तरह तरह की रेप करने की, जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, उस तरह की धमकी मुझे भी मिलनी शुरू हो गई है। तो मैं आज डीएम साहब से यही उनके संज्ञानार्थ, हम लोग सिर्फ मेरे मंडल परिवार के लोग हैं, हम लोग सिर्फ उनको ये संज्ञान में लेने के लिए आए हैं कि कृपया इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, जिससे कि मसला उस तरह से ना बिगड़े जैसे कि नुपुर का बिगड़े। वो इसी से संबंधित था। ये करीब 1 हफ्ते पहले जब मैंने वो वीडियो जारी किया था उसके समर्थन में, तभी मेरे पास ये मैसेजेस भद्दे आने शुरू हुए थे, तो उसी का मैंने संज्ञान लेने के लिए कमिश्नर थाना। इसमें FIR आपकी हुई है कि दर्ज नहीं हुई है? उन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें एक तहरीर हमें लिख के दे दीजिए, और जिस पर कि गाजियाबाद पुलिस का मुझे तुरंत ट्वीट आ गया था कि इसको हमने संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई कर देंगे। उदिता त्यागी ने इस मामले में डीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट योग करवट। ब्लू लाइन मेट्रो को लेकर यात्रियों का एक बड़ा वर्ग परेशान रहा। दरअसल यहां 2 घंटे तक मेट्रो का संचालन बाधित था। इसकी वजह बिजली लाइन में ही दिक्कत रही। 2 मेट्रो के बीच आधे घंटे से अधिक का समय लग रहा था। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन में गुरुवार सुबह एक बार फिर से तकनीकी दिक्कत आ गई। इसके चलते मेट्रो सेवा पर असर पड़ा। 2 मेट्रो के बीच में आधे घंटे तक का वेटिंग टाइम रहा। गुरुवार सुबह से ही द्वारका सेक्टर 21 को नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वैशाली से जोड़ने वाली ब्लू लाइन मेट्रो में खराबी की वजह से कई ट्रेन देर से चल रही थी। यमुना बैंक स्टेशन के पास ओवरहेड वायर में दिक्कत आने के चलते बिजली सप्लाई बाधित हो गई।
हालांकि सुबह 10 बजे के करीब इसे ठीक कर लिया गया और मेट्रो की सामान्य सेवा फिर से शुरू हो गई। अन्य लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवा नॉर्मल रही। पिछले 4 दिनों में यह दूसरी बार है जब ब्लू लाइन पर तकनीकी दिक्कत की वजह से यात्रियों को परेशानी आई। रोजाना सुबह सुबह दिल्ली मेट्रो की मदद से हजारों यात्री दफ्तर जाते हैं। ऐसे में मेट्रो की देरी से चलने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ट्वीट करके तकनीकी खराबी की जानकारी दी। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि ओवरहेड सप्लाई लाइन में दिक्कत कई वजहों से आती है और कई चीज़ों पर उनका सीधा नियंत्रण नहीं होता है। इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए इंजीनियरिंग विभाग की पूरी टीम तत्काल मौके पर पहुंच जाती है और कोशिश करती है कि जल्द से जल्द नॉर्मल सेवाएं बहाल कर दी जाएं। उन्होंने आगे कहा कि आज भी सुबह से ही जब गड़बड़ी की शिकायत आई तब से मेट्रो की टेक्निकल टीम लगातार यमुना बैंक और इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के बीच काम करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। बड़ौद में रहने वाला एक सैनिक क्षेत्र के भूमाफिया से हार गया है। सैनिक का कहना है कि वो आतंकवादियों से तो लड़ सकता है मगर भूमाफियाओं से नहीं। दरअसल कुछ लोगों ने सैनिक की जमीन पर कब्जा कर लिया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक फौजी आदमी की न्याय के लिए विनती। मेरी 23 बीघा जमीन छज्जरपुर, बड़ौद, बागपत यूपी में बदमाशों ने कब्जा कर रखा है। मैं आतंकवादियों से लड़ सकता हूं पर इनसे नहीं। 2019 में हमने अपनी जमीन रवि व पंकज सनोब महक सिंह गांव बावली यूपी को बेचना तय किया। रजिस्ट्री वाले दिन इन्होंने कुछ पैसे दिए और सभी चेक दिए। इनके बैंक में पैसे ही नहीं थे, चेक बाउंस हो गए, रजिस्ट्री पर स्टे हो गया। उसी दिन से इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। बिजली कनेक्शन हमारे ही नाम है। यह जमीन से आमदनी कर रहे हैं और अफसरों को रिश्वत खिला रहे हैं। हम धक्के खा रहे हैं। सभी इनसे मिले हुए हैं। SHO बड़ौद, SDM बड़ौद, तहसीलदार, ये दोनों TS बड़ौद FIR नंबर 651, धारा 307, 506, 379, 504 और 138 एक्ट में वांटेड है। मेरी मुख्यमंत्री जी से विनती है या तो मेरी जमीन छुड़वाई जाए या उसकी कुर्की की जाए और मेरा बिजली कनेक्शन काट दिया जाए। आपने तो बहुत से बदमाशों को सीधा कर दिया है। मेरा मोबाइल नंबर 9306419409 है। जय हिंद। इन दिनों भयानक गर्मी है और लू भी चल रही है। इससे कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। हालात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। बीमार लोग अव्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं। मौसम की तपिश अब लोगों को झुलसाने के साथ ही बीमार भी करने लगी है। सरकारी अस्पतालों में बढ़ती मरीजों की भीड़ यह बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों पर किस तरह मौसम की मार पड़ रही है। अस्पताल की OPD में सबसे अधिक मरीज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, उल्टी, दस्त के आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। इन दिनों तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम तापमान भी 35 डिग्री तक पहुंच रहा है। दिन भर गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसका असर सबसे अधिक फील्ड में काम करने वालों को उठाना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक मौसम में कोई राहत न मिलने की संभावना जताई है। सुबह से ही तेज़ धूप के साथ हवाएं गर्म होने लगती हैं, जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तेज़ धूप में थोड़ी देर रहने से ही लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सबसे अधिक दिक्कत सिरदर्द और डिहाइड्रेशन की हो रही है। जिला आयुक्त अस्पताल की OPD में सबसे अधिक डिहाइड्रेशन और बुखार व पेट दर्द के मरीज आ रहे हैं। तो वहीं जिला अस्पताल में भी सीजनल बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में हर दिन इजाफा हो रहा है। OPD में भी एक दिन में 3000 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं संयुक्त अस्पताल में भी आंकड़ा 2000 तक पहुंच रहा है। इसी वजह से मरीजों को भर्ती करने में भी अस्पताल प्रशासन को दिक्कतें आ रही हैं। बच्चे को दिखाने आए, बच्चे के पेट में दर्द है। ये बीमारी चल रही है, ऐसी है? चल रही है, ज़्यादा चल रही है। जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर RP सिंह के मुताबिक गर्म मौसम होने के चलते लोगों को शारीरिक दिक्कतें होने लगती हैं। जो लोग अधिक देर तक धूप या गर्मी में काम करते हैं वह डिहाइड्रेशन और सिरदर्द जैसी बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। हीट स्ट्रोक की समस्या भी अधिक देर तक धूप में काम करने से ही होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि धूप से बचा जाए, सुबह व शाम के समय ही घरों से निकला जाए।
अधिक व्यायाम और गरिष्ठ भोजन के जरिए भी इन बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट। पुलिस का गो तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, इसमें उसे सफलता भी मिल रही है। सहारनपुर में गो तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। इस घटना में 2 बदमाश घायल हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।